अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौमी असम्बली के अंदर एक भरपूर मुदल्लल और विजन से भरपूर खिताब किया है, जिसके बाद से अब तक तमाम पॉलिटिकल सर्कल्स, तमाम जर्नलिस्टिक सर्कल्स में वो खिताब ही ज़ेर बहस है। आपके इल्म में है कि वफाकी बजट 2021-22 के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भरपूर तरीके से इससे पहले बजट पेश किया था और तमाम अहम नुकात के बारे में भी गुफ्तगू होती रही। अपोजिशन ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, इसी तरह से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी जानिब से भी भरपूर इस हवाले से खिताबात सामने आए और बिलाखिर जब ये मरहला मुकम्मल हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए और उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुल्क के मुआशी बल्कि दाखिली और खारजी मामलात के ऊपर भी भरपूर गुफ्तगू की और उनके उस खिताब में बिलाशुबा एक आम पाकिस्तानी के लिए दर्द दिल रखने वाले लीडर के तमाम तर मुहासन बदरजा उतम मौजूद थे। यहाँ पंजाब में भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आज एक भरपूर खिताब किया और उन्होंने जो पंजाब के हवाले से बजट पेश किया गया है उसके नुमाया खद्दोखाल जो हैं उसके बारे में बात की। तकाबली जायज़ा भी उन्होंने पेश किया कि किस तरह से मौजूदा बजट वर्सेस द प्रीवियस बजट्स जो कि साबका हुकूमतों के थे उसमें क्या फ़र्क है। तो हम इन दोनों मामलात को आज के प्रोग्राम में टेकअप करेंगे और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान हुकूमत पंजाब जनाब नदीम कुरैशी साहब और आपके साथ मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अब्दुल्ला मलिक साहब बतौर तज्ज़ियाकार हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का तशरीफ़ लाए। कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ प्राइम मिनिस्टर का खिताब। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हामिद, आपने खुद अपने इंट्रो में भी फरमाया और मैं समझ रहा हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के खिताब के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल मीडिया बल्कि आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, प्राइम मिनिस्टर के खिताब के जो नकात हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस हैं। और मैं तो बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ कि फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर वो बातें करना जो हकीकी मानों में पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तानी कौम को दुनिया में एक मकाम देती हैं। और आज आपने बिल्कुल डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुना, मैंने भी सुना कि आज अपोजिशन के हवाले से, यहाँ के इंटरनल मैटर के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल उनको फोकस नहीं किया। चूंकि पड़ोस में अफगानिस्तान में जब से अब अमेरिकन फौजों का इनखला शुरू है और पाकिस्तान में को भी उसके असरात दिखने पड़ेंगे, जैसे ये यहाँ लाहौर में एक बम ब्लास्ट हुआ, आज भी हमारे शुमाली इलाका जात की वहाँ अफगानिस्तान वाली साइड से फोर्सेस ने अटैक किया, हमारे 2 जवान आज भी शहीद हुए। तो अब हमें मिन हैसुल कौम हमारी तमाम लीडरशिप को जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उन पर यक जुबान होकर पूरी दुनिया को यह पैगाम देना है कि पाकिस्तान फर्स्ट। मैं समझता हूं आज पाकिस्तानियों के दिल खुशी से बाग बाग हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ तो आम आदमी को महंगाई की चक्की से निकालने का बंदोबस्त किया। सबसे पहले अहम बात है चीजों को एक्नॉलेज करना। अमूमी तौर पे हुक्मरान ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं होते, उनको वजारत उज़्मा और अवान सदर के महलात में बिठाकर जो मैसेजेस दिए जाते हैं उनको लगता है कि जी सब अच्छा है, सब अच्छा। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो हर उस मामले को जिसपे लोग तनकीद से घबराते थे ये फ्रंट फुट पे जाके खुद फेस करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसका हल बताते हैं। तो मैं समझता हूं एक तो बजट के जरिए उन्होंने एक अवाम दोस्त बजट, पाकिस्तान दोस्त बजट और ऐसा बजट कि अगर हम 100% अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर गवर्नमेंट मशीनरी, अगर इस बजट की पंजाब में भी और मरकज में भी अगर इंप्लीमेंटेशन करने में हम 90% भी कामयाब हो गए, समझे हमने बाकायदा पाकिस्तान को एक ऐसे रोड मैप की तरफ रवाना कर दिया जो हमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक मजबूत और माशी तौर पर मजबूत और इंटरनली मजबूत पाकिस्तान नजर आएगा। तो मैं समझता हूं आज प्राइम मिनिस्टर के खिताब ने पूरी कौम को एक नया जज्बा दिया है। पूरी कौम इस बात पर खुश है कि प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ इंटरनेशनल मामलात में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजाहत कर दी,
और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के हवाले से भी इजहार कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो आज बजट के हवाले से उन्होंने बात की, FBR के हवाले से बात की, 1 करोड़ 20 लाख घरानों के हवाले से बात की है कि किस तरह से उन तक पहुँचना है, फिर ख़ानदानी निज़ाम के बारे में उन्होंने बात की कि जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो महफूज रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की बातों में आम पाकिस्तानी एक जो सड़क के ऊपर मौजूद शख्स है उसके मामला डिस्कस होते नजर आते हैं, कोई बड़े बड़े ख़ानदानों के और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मामलात नहीं। कैसे देखते हैं आप? खैर बहुत खूबसूरत खिताब था प्राइम मिनिस्टर का और बहुत खूबसूरत अंदाज में किया। और वो जो जैसे कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अंदरूनी और बैरूनी सब मामलात पे जिस तरह हम इस वक्त एक और लेवल पे 2-3 लेवल हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं चीन और अमेरिका के जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर जब हम खड़े हैं उस पर भी उन्होंने बात की है। तो इन अ वे और शायद उन्होंने ये भी कहा कि हमने उम्मा का लफ्ज़ दुनिया को दिया है एंड सच फोर्थ। तो और फिर उनको मुबारक भी, उनकी टीम को मुबारक भी होनी चाहिए कि बजट पास बड़ी खूबसूरती से करवा लिया। ये भी उनकी डिप्लोमेसी का कामयाबी है ना कि जो है अपोजिशन वो पहले ही हार मान के चली गई। तो बहसीत एक माहिर मईशत के अपोजिशन की जानिब से जो सूरत हाल नज़र आई है ये कितनी मुआवन साबित हो सकती है अगले माली साल के दौरान आवाम के लिए रिलीफ इंश्योर करने के लिए, मुल्क के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी को जारी रखने के हवाले से? देखिए मेरा ये ख्याल है कि कहीं अपोजिशन की जो जायज़ बातें थी वो शायद प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने इस बजट में मान के उस हिस्सा बना ली थी, जिसकी वजह से फिर अपोजिशन के पास कुछ सिर्फ तनकीद करने के लिए कुछ नहीं रह गया था एंड सच फोर्थ। बात यह है जी कि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और मैंने जो इसको देखा है तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, फाइनेंशियल टीम ने दो जो हिस्से हैं इस मुल्क के उनको टारगेट किया है। एक तरफ तो एहसास प्रोग्राम और जो पॉवर्टी के करीब करीब लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने की, उनको पॉवर्टी से निकालने की, उनको सहूलतें देने पे गवर्नमेंट जिसके अंदर किसानों को भी और यूथ को भी और इन घरों का प्रोग्राम भी है, इस पे बहुत फोकस है उनका और इस बजट में भी है प्राइम मिनिस्टर का फोकस। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स पे कि जिन्होंने यहाँ रोज़गार देना है, जिन्होंने यहाँ ग्रोथ देनी है, उनके को मरातें दी गई हैं। बीच का जो तबका है वो टैक्स नेट में आएगा तो उनको मरातें मिलेंगी और अगर वो टैक्स वैक्ट में नहीं आएगा तो वो मरातें एक्सपेक्ट ना करें इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो FBR के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखें इस दफ़ा जो 4.8 ट्रिलियन हमने टैक्स इकट्ठा किया है वो बहुत बड़ी शाबाश है और प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर मुबारकबाद दी है। अगला हदफ हमने उससे बड़ा रखा है 5.8 नए टैक्स नहीं लगाए तो वो जो है FBR की कारकर्दगी से ही हम उसको ले सकेंगे इन दी कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल दुरुस्त का। हम आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करते रहेंगे लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और प्राइम मिनिस्टर का जो एक एब्सोल्युटली नॉट का जो एक बात सामने आई है, इस सारे तनाजुर में आज की तकरीर को कैसे देखते? देखिए बतौर एनालिस्ट हम मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के बड़े नाकिद रहे हैं और कई मौके पर आपके प्रोग्रामों में हमने उनकी पॉलिसियों पर तनकीद भी की है, लेकिन यकीन जानिए आज जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पार्लियामान के फ्लोर पर की है, एक नए इमरान खान साहब में नज़र आए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनको कॉन्फिडेंस, उनकी क्लैरिटी,
उनका विजन, उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट, उनकी एक लीडरशिप हमें नजर आई है। पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक हमने देखा कि एक उम्मत मुस्लिमा को भी एक लीडरशिप की नज़र में उनका एक किरदार नजर आया। ये एक अच्छी बात है। और आज हमारे पाकिस्तानियों के सर एज ए पाकिस्तानी भी ऊंचे हो गए हैं, फील करते हैं कि यार हम भी एक सॉवरेन कंट्री कहलवा सकते हैं, हम एक फ़ोन पर सब कुछ करने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनल मैटर्स पे, इकॉनमी पे, मईशत पे, माशरत पे, उन्होंने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनके हवाले से, गुर्बत के हवाले से, फिर अपनी जो मुल्क की सिमत उन्होंने तय कर दी है। इतनी बिलीव करें, इतनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की सिमत का तयन कभी भी नहीं होता। हम तो मुबम रहा करते थे और आज हमें पता चल गया कि हमें किस ब्लॉक में जाना है। वो गलती जो शुरुआत में हमसे हुई थी अयूब खान के ज़माने से लेकर, लियाकत खान ज़माने से लेकर कि हमें रशिया ब्लॉक में जाना है या हमें अमेरिकन के साथ जाना है, आज हमने उस गलती की इतने सालों बाद, 70 सालों 72 सालों बाद अपनी इस्लाह कर ली है और हमने तयन कर लिया कि हमने एज ए खुददार कौम रहना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो पिछले दिनों में 2-3 बातों पे बड़ी तनकीद हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब पे कि देखिए आप 5 अगस्त का जो इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, उस पर के पाकिस्तान की जो पॉलिसी मुबहम है। आज उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि कश्मीर के साथ हमारा अटूट अंग रिश्ता है और उस वक्त तक हमारे इंडिया के साथ हालात नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि 5 अगस्त वाले उस चीज़ पे दोबारा इंडिया अपनी पॉलिसी को वापस नहीं लेके जा सकता। ये कौम सुन ले और हमारा ये अटल फैसला। दूसरी बात जो कुछ 3-4 हफ्ते पहले अमेरिकन ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के हवाई अड्डे, हम वहाँ हमारी बात चल रही है और हम कंटिन्यू रखेंगे। इसका मकसद अभी ये एक ऐसा शोशा छोड़ा गया कि शायद पाकिस्तान ने उनको अड्डे दे रखे हैं और ये उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी कि हुकूमत को अपना मौक़िफ़। आज उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट, वी आर पार्टनर इन पीस। उन्होंने कहा कि कैसा दोस्त है जिसने हमें इस्तेमाल किया और हमारे लोगों को मारता रहा। ये मैं समझता हूँ कि ये बोल्ड स्टेटमेंट है। आज तक किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इस कदर पाकिस्तान का सर ऊंचा फख्र रखते हुए कभी भी नहीं दी। इकॉनमी पर उन्होंने कहा कि हम इतने % लोगों को मतलब खतरे गुर्बत से निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले आप भी बात कर रहे थे कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को इस प्रोग्राम में हमने अकोमोडेट किया, पहले भी करेंगे। देहातों में शुरू करने जा रहे हैं कि 3 लाख तक हम सॉफ्ट लोनिंग देंगे, शहरों में 5 लाख तक सॉफ्ट लोनिंग देंगे। फिर जो हेल्थ कार्ड का इजरा उन्होंने 3 सूबे के चौथे में करने जा रहे हैं। इससे कितना आप जाएं, बिलीव करें, KPK में एक इनकलाब आ गया। फिर उन्होंने इकॉनमी की बात की, फिर बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने अपनी टीम को कि ये जो शौकत तरीन साहब ने बजट दिया, ये मेरा विजन था, मेरा कमिटमेंट। फिर उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की कि ये नैब का जो इदारा है, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो अपने अपने अदवार में आपने क्यों नहीं कोशिश की। एक और बड़ी अच्छी आज प्राइम मिनिस्टर की बात जो नजर आई, एक लीडरशिप की। आज पहली दफा उन्होंने अपोजिशन को ऑफर किए कि जो इलेक्शन इसके हवाले से आप आए, हमारे साथ बैठें, हम इस पर करने। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं जो प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ी और सारी मौजूद कवर किए। एक्सीलेंट। कुरैशी साहब, जो इक्तिसादी टीम के हवाले से बात की है और मुबारकबाद भी दी और फिर ये भी कहा कि वही जो मेरा विजन है उसी को ट्रांसलेट किया गया है, तो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के जहन में पाकिस्तान की तरक्की का क्या खाका है, खुशहाली का क्या खाका है। उन्होंने पनाहगाहों की भी बात की, उन्होंने कहा इनको मज़ीद हम फैलाएंगे आगे। प्राइम मिनिस्टर इसी तरह से कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू कर चुके, कामयाब किसान प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम तक का आगाज़ होने जा रहा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन है? आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। देखिए, हम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रियासत मदीना की बात करते हैं तो उनका विजन बड़ा क्लियर है। मदीना की रियासत इंसाफ पर मबनी थी। मदीना की रियासत में कानून सबके लिए बराबर था। मदीना की रियासत खैर की रियासत थी। और मैं समझता हूं अभी बहुत सारे लोग फलाही रियासत, इस्लामी फलाही रियासत, जी बिल्कुल। मैं समझता हूं बहुत सारे लोग जो पोलिटिकल, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस है, वो बड़ी तनकीद करते हैं कि जी मदीना की रियासत कहां है। मैं समझता हूं उन्होंने अपना एम दिया है कि मेरा टारगेट मदीना की रियासत है। आज एक प्राइम मिनिस्टर तो बहुत लोग होते हैं हामिद, आज एक लीडर का खिताब था। 22 करोड़ लोगों की एक बहादुर कौम, एक दुनिया की बेहतरीन मुसल्लह फौज रखने वाली कौम, दुनिया की सलाहियतों से माला माल कौम और दुनिया का वो मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है,
उसके एक लीडर का ये खिताब था। उन्होंने जो एक तारीखी फिक्रा कहा, जो आपका क्वेश्चन है कि जी मैंने जैसे मदीना की रियासत का जिक्र किया, उन्होंने एक और बात की कि जी मैं सोचता था कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक आजाद शख्स, गुलाम हिंदुस्तान में उसने जन्म लिया और जद्दोजहद की, तो वो दूसरी साइड पे मोहम्मद अली जिन्ना के उन ख्यालात के मुताबिक इस्लामिक जमहूरी रियासत बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, जिसका ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा। और जब उन्होंने दो कौमी नजरिए का प्रचार किया और उस पर बेस करते हुए पाकिस्तान का अलग मुल्क बनाने की जद्दोजहद की, तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी वही एम था जो रियासत मदीना का एम था। तो मैं समझता हूं, और फिर अकलियतों के हकूक की जो पासदारी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज से की, जी बिल्कुल, और जिस तरह से उन्हें उनकी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त के बारे में बात की और कहा कि आपके वैसे ही हकूक हैं जैसे कि मुसलमानों के हैं इस मुल्क में। बिल्कुल। लेकिन जी अभी अक्सर ने फरमाया, आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंटरनल लोकल सूरत हाल, जी जी, हमारी जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिकल एम, क्लियरिटी बड़ी वाज़ेह थी, बड़ी क्लियर, इसमें 2+2 वाली बात नहीं सब थी। इसका एक पहलू इसको यूं भी देखा जा सकता है कि बजट स्पीच के मौके के ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को भी टेकअप करना, गोया पाकिस्तान बहुत गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है। प्राइम मिनिस्टर को जब मौका मिला है पार्लियामेंट में आके खिताब करने का, तो उन्होंने अपने आप को बजट तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ये कोशिश की है, एक शऊरी कोशिश की है कि पार्लियामेंट के जरिए आवाम को बताया जाए कि क्या चैलेंजेस हैं। क्या ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस मोस्ट इंफॉर्मेटिव ऑफिस होता है। वहां खिते में जो चीजें चल रही हैं उनको एक एक चीज का वहां पे इल्म होता तो है। सवाल ये है कि क्या आवाम तक ये पैगाम पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर का? देखिए, पिछले 6 घंटे में मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर, जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली में भी उसी तरह से सेशन था Resonate और होता हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट था वो पास हुआ। चीफ मिनिस्टर ने भी उसी तरह से स्पीच की बजट पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पिछले 6 घंटे में इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेंड बना हुआ है। मैंने जिस शख्स से बात की है, जिस शख्स से मैं खुद बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, कौन सा ऐसा इशू है पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर ने आज की स्पीच में सम अप नहीं किया? एग्जैक्टली कैसा मुआशी टीम को मुबारकबाद दी है। आपसे सवाल है कि हमारी वज़ीर आज़म की मुआशी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक क्यों है? देखें, बात यह है कि पिछले कुछ सालों में वो जो डाउन फॉल आया इस मुल्क की इकॉनमी का, जिसकी वजह पुराने कर्जे भी हैं, जिसकी वजह जो है हमारे जो पिछली हुकूमत के साथ जुड़े हुए आजर थे वो पैसा लेके भाग गए, जिसकी वजह से जो है हम कई लेवल पे प्रॉब्लम्स का शिकार थे। और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में इस गवर्नमेंट ने चीज़ों को ठीक किया, एक्सटर्नल डेट्स को वापस किया। बेशक कभी सऊदी अरब से लेके, कभी चीन से लेके, कभी पाकिस्तानियों जो बाहर हैं वहाँ से लेके, कभी अपने पैसों से, अपने जो एक्सटर्नल बैलेंस था, फिर वो जो डॉलर 168 पे चला गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हुआ और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हुआ। फिर आपका जो है ट्रेड बैलेंस जो है का जो डिफिसिट है उसको कम करके तकरीबन हमने फिर आपने मरातें दी। जी, जी, जो ये है टेक्सटाइल्स वाले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ना जी, मैं तो अभी एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो ताकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें सच वो, फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और करते, फिर आपने वक्त पे वो उसकी पैसे बढ़ा दिए जो है सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया। इसके बाद और फिर मौसम भी ठीक रहा तो बम्पर क्रॉप्स हमारी हुई हैं जो हम पिछले साल तक, तो इसलिए मुबारकबाद के सर नेचुरली आप अब इस लेवल पे चले। ग्रोथ रेट जो है वो -4% से 3.4 पे जब चली जाए तो 3-4% का जो फर्क पड़ा तो इकोनॉमी
कोविड के ज़माने में भी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा इस मुल्क में हुआ है कि इस मुल्क की पॉपुलेशन को मुफ्त दवाई लगी है, मुफ्त वैक्सीनेशन जो हो रही है। हाँ जी। नहीं तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई और पैसे बनाते थे, ये बहुत बड़ी बात है। पहली मरतबा हुआ, हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये फ्लाई रियासत ये बहुत बड़ी बात, हर बंदा आए और अपने 18 साल से ऊपर जो है बिल्कुल वो मुफ्त। तो आपकी इजाजत से थोड़ा सा वो टीम ने तो अभी वो बनाया है डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने ये विजन लगाई है, अभी तो उसने और आगे जाना है, इम्प्लीमेंट होना है और इंशाल्लाह मजीद मुबारकबादें। आपका ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों महीनों में, मगर वो जब तक आपकी इंडस्ट्री उसके साथ नहीं चलती जो चलेगी। सही। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी दिलचस्प पहलू देखने में आया इस बजट के हवाले से कि कसरत राय से मंजूर हो गया है, खा वो विफाक का हो या पंजाब का हो। अपोजिशन इससे पहले जिस किस्म की बातें कर रही थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, इनके अपने नंबर्स ही पूरे नहीं होंगे, ये हुकूमत एक्सपोज हो जाएगी, क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जब बजट पास हुआ है तो भरपूर तरीके से पास हुआ है। इस कसरत राय से बजट पास होने को जो सियासी मुमकिना असरात बनते हैं मुल्क के अंदर, वो क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम हमेशा तारीखी तौर पर ये देखते चले आए हैं कि हर अपोजिशन हर दौर में ये कहा करती थी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, और हुकूमत बड़ी वीक पिच पे खड़ी है। और मौजूदा जो हुकूमत है, इसका जो बजट है ये बहुत ही सख्त तरीन है, बड़े बजट इसमें टैक्सेस का इजाफा किया गया। लेकिन हमने देखा कि यकीन जानिए कि ये पहला बजट था जिस पर फ्लोर पे, मैं ये पॉइंट स्कोर को छोड़ के फ्लोर पे हमने कहीं भी नहीं देखा कि अपोजिशन ने किसी भी नुक्ते पे एक जामिया तैयारी के साथ उसको काउंट डाउन करने की, लॉजिक के साथ, फिगर के साथ बात करने की, दलील देने की कोशिश की। ऐसा हमें नजर नहीं है। यही वजह है कि आप जब आज बजट कल बजट पास हुआ तो 172 और 138 का रेशो था, और एक दूसरे ब्लेमिंग हो रही थी, कितने लोग इरादे थे। यहाँ तक कि शायद खाका नब्बासी साहब ने कहा कि जी बजट तो पास होना था। वो लोग जो कह रहे थे कि ये और कहाँ हुकूमत, उन्होंने कहा कि जी बजट तो पास होना था, एक भी खा होता तो हो जाना था, इस चीज़ को आप छोड़ दें, इस पर डिबेट ही ना करें। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा लीडरशिप है, ये इसके विजन है, इसकी एक तो इसके सियासी असरात क्या लगते हैं आइंदा आने वाले महीनों दिनों में, कि क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ज़्यादा लाइजॉन पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर ने आज जो स्पीच की उसमें उन्होंने उस तरह से अपोजिशन को हदफ तनकीद नहीं बनाया जो इससे पहले हम देखते रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ भी एक बड़ी ये तब्दीली नजर आई है। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन ये बड़ा जी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल है कि कल से बल्कि आज ही से इस पर डिबेट शुरू होगी। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर आज उभरे हैं। आज उन्होंने एक कौमी नुक्ता नज़र पेश किया और कोशिश की है कि मुफाहमत की पॉलिसी एटलीस्ट जो फ्लोर पर जो कौम के हवाले से हो, एक नेशन के हवाले से हो, उन पॉलिसियों को कंटिन्यू रखा जाए। दूसरी बात यह है कि इसके बड़े दूरस्थ नताज होंगे। पहला कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक कंटिन्यूटी रहेगी, पॉलिसियाँ आएंगी, और जो मसाइल हमारे मुल्क में पाए जाते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, मैं से एक्सटर्नली पाक जो अमेरिका के तल्लुकात हैं उनमें क्लैरिटी आई है कि भाई नो मोर। और कल बड़ी अहम ब्रीफिंग भी हो रही है सब जी, और बड़े अरसे से जो हम इतने सालों से 79 से देख रहे डू मोर, आज हमने कहा नो मोर, वी आर सॉवरेन कंट्री, हमारे साथ बात करें, पीस की बात करें। आज हमने अफगानिस्तान पे भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं कि पीसफुल अफगानिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मैं तो जब अपोजिशन के बेंचों में बैठा करता था तभी मेरा यही विजन और पैशन कमिटमेंट थी कि अफगानिस्तान में अमन ही वो वाहिद रास्ता है, फौजी कोई सोल्यूशन नहीं है। और आज जब ये हार के जा रहे हैं तो हमारे विजन की और उस बात की तईद हो रही है। दूसरी बात उन्होंने इकोनॉमी की बात की है। तीसरी बात जो बड़ी अहम बात की है, उन्होंने जो हमारे ओवरसीज में रहने वाले हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है, न सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजने में, बल्कि कहा है कि जो इस्लामिक फोबिया फैलता जा रहा है, बल्कि उन्होंने काश बच्चे की कनाडा में जो एक उनकी कलमात थे उनको भी दोहराया कि अगर आपको दियार गैर में इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़े तो आपका मुल्क हाजिर है, जहाँ आप आए, मुल्क को ग्रो करें। जब आप अपने मुल्क में, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि काश अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते तो आपको दियार गैर में ना जाना पड़ता, हम चाहते हैं कि वापस आए। फिर उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की इस्लामिक पॉइंट ऑफ हवाले से। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने भी कहा था कि अगर मेरी बेटी भी फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ भी काटने का, और इसलिए माशरे तबाह हुए हैं कि जो बड़ा जुर्म करता था उसको सजा नहीं मिलती थी। लिहाजा उन्होंने वेलफेयर स्टेट
का जो कंसेप्ट है आज बिल्कुल ट्रू कंसेप्ट में सही मानों में उसकी तशरीह की है, जालिम और मजलूम की, लुटेरों की। फिर एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जो कि बड़े अरसे, उन्होंने कहा कि 22 लाख लोग जो टैक्स गुजार हैं वो 22 करोड़ों का बोझ नहीं उठा, लिहाजा अब जो 58 बिलियन रुपीस का जो टैक्स है हम लोगों से लेंगे। और जो हमने एक कमेटी बनाई है उन लोगों को जो अगर 10 बिलियन से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा अगर टैक्स फाइलर वो फ्रॉड करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, और 2 करोड़ जो नॉन फाइलर जो है ना वो करेगा। यानी 5,800 अरब का जो बजट है उन्होंने कहा कि ये हमने लेना है, इसके लिए आप तैयारी करें। हदफ है, ठीक है सर। यही सवाल आपके पास ला रहे हैं कि क्या सियासी असरात हैं हुकूमत और अपोजिशन बेंचों का एक जो इत्तफाक राय नजर आया है, बजट पास हुआ है, क्या देख रहे हैं? देखिए हमें, मैं तो समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज उन तमाम वो जो तनकीदी नुक्ता निगाह से लोग डिस्कस किया करते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, आज उन्होंने बिल्कुल जाविया चेंज कर दिया। अब ये अपोजिशन पर है कि वो इसको कैसे रिसीव करते हैं इस मैसेज को और इस पे कैसे बिहेव करते हैं। जहां तक आपको क्या लगता है एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं हमारा जो पोलिटिकल कल्चर है वो चूंकि घूमता है फैमिली प्राइवेट लिमिटेड स्टाइल में। कुछ फैमिलीज हैं जो पार्टीज को होल्ड कर रही होती है। हमारे साथ वो अरकान असेंबली बैठकर जब हमारे साथ बैठे होते हैं तो वो अपनी पार्टी की हेड्स की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब उनको जो पार्टी की लाइन्स आती है उनको मजबूरी है कि उनको बात करनी पड़ती है। मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूं माहौल। मैं समझता हूं दोनों साइड्स पर अगर कुछ लोग थोड़े जज्बाती हैं या वो सख्त सोच रखते हैं या वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रवायती सियासत को बिल्कुल तब्दील कर देंगी, उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं उन जमातों में, अपोजिशन में, जो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत है तो फिर पॉलिटिक्स भी होगी। तो कुरैशी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने इंतखाबी इस्लाहात पर भी अपोजिशन को बातचीत की दावत दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो माहौल है कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे अच्छा मौका हमें नहीं आएगा। हम हर उस इंतखाब को जिसमें एक जमात हारती है वो जीतने वाले को मतलब उसकी ना सिर्फ उसके इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, बल्कि उस जमात पर सिक्योरिटी रिस्क होने का, गैर मुल्की एजेंट होने का इल्जाम लगते रहे माजी में। और तमाम इदारे मतलब खुद हम फौज को तलब करते हैं कि जी इंतखाब करवाए, और अगर नताइज मर्जी के ना आए हम फौरन इल्जाम लगा देते हैं कि जी वो तो देखी वो तो ने सारा कुछ कर दिया। इसी तरह से जब जुडिशरी आके जिम्मेदारी लेती है हम उसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है। और उन्होंने फ्लो ऑफ द हाउस पूरी दुनिया ने सुना है। उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई अच्छी तजवीज है हम आपसे वो लेना चाहते हैं, आप आए, बैठे, एक नई सुबह का आगाज करें, एक ऐसे इंतखाबी सिस्टम को यहाँ इस मुल्क में राइज करें कि जहां सही मानों में सिर्फ स्लोगन ना हो, सिर्फ नारा ना हो, वोट को इज्जत दो, सही मानों में वोट को रिस्पेक्ट दी जाए। अगर मैं जिसको वोट करता हूं मुझे पता हो कि मैंने शख्स को वोट किया, मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और मैं आज जाती तौर पर समझता हूं बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हम जहां भी टॉक शोज में और फ्लो ऑफ द हाउस जहां हमारे दोस्त में मिलते थे, हमसे यही बात कहते थे कि जी आपके यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, आप तो हमें चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, करप्शन के इल्जाम लगाते हैं। तो वो बातें अपनी जगह, पाकिस्तान में इदारे आजाद है। मैं अगर नेशनल रिजर्व्स के साथ, पाकिस्तान के एसेट्स के साथ कोई ज्यादती करता हूं, इदारे मुझे खुद फेस करेंगे। लेकिन चूंकि अब ये लोग पार्ट ऑफ द असेंबली हैं, तो मैं समझता हूं आज प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कोर्ट ओपन कर दिया, गेम ओपन कर दिया। अब बॉल हम सबके हाथ में है। मैं समझता हूं कि अब वो लोग जो 35 साल इक़्तिदार में रहे, जिनको ये बड़ा दावा है कि जी हम बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़े मुहिब वतन लोग हैं, हम पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, उन्हें चाहिए वो कल ऐलान करें, शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल जरदारी साहब भी ऐलान करेंगे जी हम प्राइम मिनिस्टर के इस दावत को कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं कैस साहब आपके पास आऊँ, मैं मलिक साहब की टेक चाहूँगा थोड़ी आ जाए। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो अपोजिशन को बातचीत की दावत दी गई है, एक एनालिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक फेयर सी बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसी लीडरशिप रही है जो नो की वजह से मशहूर रही है, और कहा गया कि ये बहुत बड़ा लीडर है। मसलन कालाबाग डैम की बात हुई तो कुछ लीडरशिप ने कहा सूबों की नहीं बनने देंगे। जब इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई कि नहीं होने देंगे, जब नैब के कवानीन की बात नहीं होने, ये नो वाला जो कल्चर था ना, इसकी ये मेरे ख्याल नफ़ी हुई है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक
खुले दिल के साथ अपोजिशन को दावत दी है इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से, या नैब का भी उन्होंने जिक्र किया है, रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की है, जस्टिस सिस्टम की उन्होंने बात की है, गुर्बत के खात्मे की बात की है, फॉरेन पॉलिसी की बात की है, पाक इंडिया रिलेशन की बात की है, अफगानिस्तान में जो ये तो सब तो किया है, अपोजिशन क्या करेगी? अब मैं जो आपका क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को एक पॉजिटिव नोट पे आना चाहिए, क्योंकि अब जो पब्लिक का प्रेशर है, आपका तज्जिया क्या आएगी? मेरा एनालिसिस ये है कि यकीनन जो लीडर अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उनका एक पॉजिटिव मोड जरूर है, लेकिन उनके वो हल्के, उनके दोस्त अहबाब जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को टो करते हैं, उनका कन्फ्लिक्ट तो रहेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा मायूस नजर आते हैं इस सवाल पर। क्या आपको अपोजिशन से अच्छे की उम्मीद नहीं है? कि सियासत जो है उसका नाम है पावर लेना। वाह। तो पहले तो मैं पीटीआई और इमरान खान की इस पॉलिटिक्स का बिल्कुल हामी हूं कि हु केयर्स अबाउट द ऑपोजिशन। आपके पास आप अपनी पॉलिसीज को चलाएं, वो जो मर्जी करते रहें। इस बजट ने भी, इससे पहले सेनेट के इलेक्शंस में भी, उससे पहले और जगहों पे भी ये साबित कर दिया है कि पीटीआई जीत रही है। अभी भी उसने अपोजिशन का काम है, ठीक है, मैं मानता हूं कि मुल्क के मुफाद के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, हमारी जो नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं उसके लिए हमें हमारी इंटरनल पॉलिसीज टेररिज्म के खिलाफ अपोजिशन के साथ बैठ के, जो कल भी शायद हो, हमें एक लाए अमल बनाना पड़ेगा। इंडिया के खिलाफ भी बनाना पड़ेगा, अफगानिस्तान के बारे में भी बनाना पड़ेगा, चीन और अमेरिका के भी, और उसमें अपोजिशन का बहुत ज़रूरी है। मगर इन पॉलिटिक्स मैं इमरान खान साहब की पार्टी की पॉलिटिक्स में एग्री करता हूं कि उन्होंने अपोजिशन की तनकीद की परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि सियासत का मकसद पावर जी, तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात तो जरूरी है। जी बिल्कुल। तो अगर अपोजिशन की केयर नहीं करेंगे तो इस्लाहात कैसे होंगी? प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए केयर की है पास और बातचीत की दावत दी है। बजट पास करने की नंबर्स हैं ना। हाँ जी। तो इस्लाहात भी आप करा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि इन्हीं दो पार्टी से आपने लोग लेने, और भी पार्टीज हैं जो आपके साथ आ जाए। नंबर की बात ही है ना इस्लाहात की। ये तो मसला ही हल कर दिया। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखिए, इमरान खान साहब को 3 इशू मसला हल किया। इमरान खान साहब की इस प्रीमियरशिप में 3 इशू बड़े क्रिटिकल आए थे। पहला मईशत का, दूसरा कोविड का, तीसरा जो था ना ये अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के साथ। यकीन जानिए कि प्राइम मिनिस्टर, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, बीइंग पाकिस्तानी जो मैं बात कर रहा हूँ एनालिस्ट, कि ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इन तीनों से सुरखरू होकर निकले हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई है। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात, देखिए इंतखाबी इस्लाहात मेरे ख्याल एक अच्छी बात है, माने ना माने ये हो जाएगा। मेरा टेक ये है कि इंतखाबी इस्लाहात कोशिश उनकी ये है कि स्ट्रीट की बजाय पार्लियामान के फ्लोर पे हल होना चाहिए, और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हामिद, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज जब फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफर कर दी, तो इसका मतलब ये है कि अब वो खुले दिल से तैयार हैं जी। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कोई भी इलेक्शन यहां पर मुतनाज़ा हुए बगैर नहीं हुआ 70 के बाद, जिसमें उन्होंने 2018 वाले इंतखाब को भी गोया के शामिल किया है। ये एहसास तो मौजूद है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, और इसके लिए कंसेंसस इवॉल्व करना तो बहुत जरूरी है। देखिए जी, अब मैं समझता हूं अब ये उन पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद वो सॉफ्ट लोग जो चीजों को किसी और जाविये से सोचते हैं, अब ये उनका काम है कि वो अपनी पार्टी में ये इस चीज का प्रचार करें और ये माहौल क्रिएट करें, काउंसलिंग करें अपनी लीडरशिप की भी थोड़ी सी, कि जी वो भी सोचे। और देखिए बात ये है, हम जब तक हम लोग जातीय एजेंडा से बाहर नहीं आएंगे, हम किसी सूरत भी है, भले हम जो मर्जी कहते रहे, लफ्ज मुहब्बे वतन कहना बड़ा आसान है, इसके लवाजमात पूरे करने बड़ा मुश्किल है। क्या बात, ये आग पर चलने वाली बात है। जी डॉक्टर साहब, मुझे अगर इजाजत दे दें, सियासी इस्लाहात उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक ये दो जो अपोजिशन की पार्टीज हैं ये अपने अंदर इलेक्शन नहीं करती। ये जो फैमिली बनाए हुए हैं ना इन्होंने, जब तक वो नहीं टूटेंगे वो नहीं इस इस्लाहात में आएंगे। सो मेरा ख्याल है कि वही पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सब किस्म के लोग हैं और लीडरशिप जो है वो मिलकर करती है, वही इस्लाहात कर सकती है। चलें, आपसे एक और भी बात मुझे जाननी है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है
कि एक फलाही रियासत यकीनी बनाना है और इसके लिए वो इंतहाई पुरज़्म है, तो क्या डायरेक्शन जो सेट हुई है आप उससे मुतमिन हैं या मजीद कुछ होना चाहिए? नहीं सर, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, मगर जब तक आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक आप वो जो 19वीं सदी के कानून हैं इस मुल्क के उनको 21वीं सदी में नहीं लाएंगे, जब तक वो जो आपकी जुडिशरी, वो जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, वो जो ऊपर से लेकर नीचे तक, जब तक वो अमीर और गरीब के डिफरेंट करते रहेंगे अपने फैसलों में, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश तो नहीं रहनी ना। आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि उसके लिए आपको वो सारे नीचे तक इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस के जिन्होंने इस सारे को इन्फोर्स करना है, उसमें तब्दीली, और मेरा ख्याल है कि अगले 1.5 साल 2 साल इस में सवाल से डॉक्टर इशरत हुसैन बहुत काम कर रहे हैं। सब कर रहे हैं उसमें काम, ये अभी तक बाहर नहीं आया सारा कुछ, बट मेरा ख्याल है कि सारे इसी तरफ लगे हुए हैं। वो एफबीआर के रिफॉर्म्स भी होंगे, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो बहुत जरूरी हैं, एफबीआर की रिफॉर्म्स हों, क्योंकि हमने इस मुल्क को अब 22वीं सदी में लेके जाना है, सिर्फ 21वीं सदी का इशू नहीं है। आपने हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जी को बड़ी तारीखी बात की, उन्होंने कहा जी ये कौम बहुत सारा खैरात करती है, सदका करती है, लेकिन टैक्स नहीं देती। ये मतलब कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। ठीक ठीक ठीक। कि 22 करोड़ लोगों में बमुश्किल 22 लाख लोग, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जीरो की नील फाइल करते हैं, नील फाइल करते हैं। तो मैं समझता हूं अगर हम ये मेरी ख्वाहिश है कि जी मुझे मॉडर्न वर्ल्ड की फैसिलिटी मेरी स्टेट दे, तो मैं स्टेट को क्या पे करूंगा, मैंने ये भी देखना है। जी, जी। ये बैलेंस है। जब तक हम अपनी स्टेट को खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की खुद मदद नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देंगे जैसे अपनी जाति घर को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर को अपने बच्चों के फ्यूचर की तरह मुकद्दम नहीं रखेंगे, पाकिस्तान को हम आगे नहीं बढ़ता देख सकते। अब्दुल्ला मलिक साहब, देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मेरा ये विजन पैशन है कि ताकतवर को कानून की ताबे लाया जाए, तो इसका वो ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लाहात के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब कवानीन में तरमीम की जाए और जो निचली लेवल तक जो है लेजिस्लेशन के जरिए स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाए। देखिए, 2 बातें बड़ी अहम जो हम भी आपके प्रोग्राम में डिबेट डिस्कस किया करते थे। पहला कि जो मौजूदा हुकूमत का पेस थी वो स्लो थी। दूसरी, हम हमेशा कहा करते थे कि पीटीआई हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए, और अब जब से शौकत तरीन साहब आए हैं, एक तो जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 4% को टच कर रही है, एक अच्छी खबर थी, डॉक्टर साहब खुद इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतर जानते हैं, और ये एक ऐसी पॉजिटिव खबर आई थी कि जिसने यकीन जानी कि देखा इकोनॉमी जो होती है ना, आपकी मईशत की बैकबोन होती है, आपकी सिस्टम की बैकबोन होती है। 4% जो ही ये खबर चली थी, अपोजिशन के तो काफी उनको काउंटर करना पड़ा। दूसरी बात यह कि सारे सिनेरियो चेंज हो गया कि पॉजिटिविटी की चीजें चली गई। आज फिर उन्होंने कहा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है उसकी उन्होंने बात की। मैं ये समझता हूँ, देखिए कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त टाइम कम है, स्पेस को बढ़ाना चाहिए, इस्लाहात के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपोजिशन को इकट्ठे किया जाए ताकि नाम पाकिस्तान है। अगर देखें मुल्क में इस्लाहात होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, जस्टिस सिस्टम की बात होती है, डिलीवरेंस की बात होती है, इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है, फॉरेन पॉलिसी की समझ सही होती है, दोस्त और दुश्मन में तफरीक हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है, कश्मीर के इशू को हम हाईलाइट करते हैं। और एक उन्होंने इस बात का जरूर याद किया कि अगर अफगानिस्तान में अनरेस्ट होता है जो कि हम परसीव कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे दूसरा वहां पे तो होना ही होना है और पाकिस्तान को भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि सिमत का तयन हो गया, अब गाड़ी को स्पीड अप करना है। सही बात। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज वज़ीर आला पंजाब ने एक भरपूर स्पीच किया, वहाँ मौजूद भी थे। कुछ इस हवाले से बताइए, उनका विजन क्या है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में काम करते हुए पंजाब हुकूमत का फोकस क्या है? देखिए, हमें बड़ी तारीखी गुफ्तगू आज उन्होंने की। स्पीच तो अमूमन होती रहती हैं, स्पीचेस होती रहती हैं, बात होती है स्पीच पैगाम क्या दे रही है। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े धीमे अंदाज में बड़ी शाइस्तगी से तकाबुल किया पिछली हुकूमत का और आज की हुकूमत का। उन्होंने साउथ पंजाब से लेकर सेंट्रल पंजाब तक, अपर पंजाब तक और फिर लाहौर शहर तक का तकाबुल किया। डेवलपमेंट फंड्स का, एग्रीकल्चर, एजुकेशन,
हायर एजुकेशन, हेल्थ, तमाम चीजों को उन्होंने अहाता किया। और मैं समझता हूं आज उस्मान बुज़दार भी इमरान खान 2 की तरह से उभर कर सामने आए। उन्होंने कोई ऐसी फिगर ऐसी नहीं थी और उन्होंने चैलेंज किया कि जी मैं अपोजिशन को दावत देता हूं कि उन सारे फैक्ट्स को चेक करें। मतलब 7 यूनिवर्सिटीज पिछले 10 साल में पंजाब में बनी है। 21 यूनिवर्सिटियों का प्लान 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पंजाब में किया, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटीज फंक्शनल हो गई। यूनिवर्सिटी कोई बनाना मुंह से कहना बड़ा आसान है, आप समझते हैं कि कितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर है और कितनी बड़ी उसका डेकोरम है। इसी तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को मतलब 300% बजट एग्रीकल्चर का बढ़ाने का मतलब हम डायरेक्टली अपनी यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी नेचुरल जो हमारी लोकल नीड है उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम इस फूड बास्केट से आने वाले दिनों में एक बड़े एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने जब ये बताया कि जी हमने फर्स्ट टाइम पंजाब में एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया और एजुकेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, पेंशन तक, मतलब वो उस्ताद जो सारी जिंदगी सर्व करता है, बच्चों को पढ़ाता है और अपनी पूरी लाइफ का, और जब उसकी रिटायरमेंट के बाद उसका पेंशन, उसकी ग्रेजुएटी, उसके दीगर मामलात आते हैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, अब घर बैठे उसको वो सर्विसेज मिलेगी। बल्कि रहीमदार खान से लाहौर आना पड़ता है। जी हाँ। और देखिए मैं एक आम तासुर दिया जा रहा था कि जी लाहौर को इग्नोर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने फिगर्स दिए हैं कि पिछली गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के 3rd ईयर में जो लाहौर को तरक्याती बजट दिया गया वो 67 बिलियन 67 अरब रुपया था, और हमारी गवर्नमेंट ने उसमें वो ऑरेंज चेन के पैसे उसके अलावा है। और उन्होंने बताया कि जी हमारी गवर्नमेंट ने 86 अरब के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इस साल, इस बजट में लाहौर शहर के लिए, जिसमें अंडरपासेस हैं। तो यहीं पर सवाल है जो कि कैसा आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो दावा है कि तमाम अजला जो हैं वो यकसां उनके लिए फंडिंग हो रही है और वो यकसां तरक्की के लिए एहतमाम हो रहा है, आप इससे मुत्तफिक? जी, इस बजट में तो कोशिश यही है कि साउथ पंजाब से शुरू किया जाए और वहाँ तक जाया जाए। मैं सिर्फ इतना शायद समझता हूँ कि लाहौर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे और बाकी अजला को, बट लाजमत है शायद अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है 15 मिलियन का शहर बन गया है, उसकी वो जो सारी अब जो कंजेशन है, अब जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को करना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सड़कें, अंडरपासेस और वो, बट एट द सेम टाइम ये अब शायद सारा कुछ उधर, बट जब तक आप लोकल बॉडीज़ को, अगले शायद इलेक्शन दिसंबर में हो रहे हैं, उसके थ्रू ये नहीं करेंगे, आप अपने अचीवमेंट को शायद उस लेवल पे लेके ना जा सकें थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स। मेरा ये ख्याल है। मलिक साहब, देखिए 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो डिपार्टमेंट थे, की डिपार्टमेंट, वो सूबों को मुंतकिल हो गया थे। में से हेल्थ है, एजुकेशन है। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पंजाब हुकूमत ने अच्छा खासा बजट रखा है। जिस तरह हमारी डिमांड भी थी कि हेल्थ है, एजुकेशन है, आबी वसाइल हैं, एनवायरनमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये एक ज़रूरत थी कि इसको इंक्रीज़ किया जाए। और ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा भी ये है कि आपका कम से कम एजुकेशन और हेल्थ पे आपकी GDP का 6% तकरीबन एटलीस्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल ये अब बढ़ता जा रहा है, तो इससे लोगों की सेहत भी अच्छी होगी, इकॉनमी ग्रो करेगी। अब देखना डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल 7 बिलियन के करीब रखा है, इसी तरह ताजरों के लिए रखा है, इसी तरह सनतकारों के लिए रखा है, इसी तरह जो हमारे यहाँ इस किस्म की आ जाती हैं वबाई अमराज, उनके लिए रखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद बजट था पंजाब का इस वक्त कि जो हर शोबे के लिए एक्स्ट्रा बजट रखा गया। और देखना पहले होता था कि मंसूबे आ जाते थे लेकिन उनकी फंड की लोकेशन नहीं हुआ करती थी। जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस तरह आज बुज़दार साहब ने अपनी हुकूमत का कंपैरिजन किया, अच्छी बात है कि आज उनकी लीडरशिप पंजाब में नजर आई है। पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ ऑरेंज लाइन पे 300 बिलियन लगा दिया गया। हम खुद कहा करते थे भाई जो दूसरे अजला है उनका पैसा निकाल कर बड़े शहरों में लगाते थे, 3-4 शहरों में। तो इस दफा में तफरीक नजर आई है कि कुछ ना कुछ बिल्कुल उसका और बिल्कुल आखिरी मरहला है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ, फिर आखिर में कुरैशी साहब आपकी तरफ आएंगे, कि चैलेंजेस क्या हैं हुकूमत के लिए? देखिए, चैलेंजेस तो वही हैं जो पिछले 70 साल से इस मुल्क के हैं। दो, बल्कि अब
तीन आ गए। एक तो ये है कि पावर्टी, जो लोग गुर्बत के नीचे और गुर्बत के ऊपर रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले, और सेहत कार्ड तो अब मिल गए मगर साफ़ पानी मिले, और हम SDGs के साथ अलाइन हो जाएं उन सारे इश्यूज़ में, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट की विजन नहीं है, वो नीचे तक विजन जानी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर के भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दूसरा विजन जो है वो आपकी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें आपको नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको नई टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस ग्रोथ और एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, इस किस्म के, और शायद पूरी प्लान बनी हुई है। मगर अब एक नया चैलेंज भी आ गया है जो इस कोविड के ज़माने से आया है, वो है कि अब दुनिया और इंडस्ट्री जो है वो IT की तरफ जा रही है, वो कारोबार भी अब IT के थ्रू होगा, और वो जो अभी तक हमारा इतना बड़ा यूथ जो अनपढ़ है या कम पढ़ा हुआ है या उन स्कूलों से पढ़ा हुआ है जहाँ तकरीबन ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो नहीं है, तो उनको जो लिंक करना है वो उस चैलेंज के साथ, ये एक नया चैलेंज उन दो चैलेंज के साथ आ गया हमारे पास। कुरैशी साहब वाइंड अप करें। देखिए जी, हमें समझता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस हमें अभी फेस करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमें है कि हमने इस महंगाई को कम करना है, हर सूरत आम आदमी को जिसकी तवक्कुआत बहुत है इमरान खान से, उसको रिलैक्स करना है। दूसरा चैलेंज जो मैं अब समझता हूँ जो हम लोगों के लिए है, लीडरशिप ने अपना काम कर दिया, अब जो विंग्स है लीडरशिप के नीचे, उनका चीजों को ऑन करना बड़ा जरूरी है। अगर हम जो गवर्नमेंट का पार्टी का विंग्स है, अगर हम लीडरशिप की चीजों को ऑन नहीं करेंगे, ओनरशिप नहीं देंगे, हम वो पे नहीं लेंगे, हम इसको अपना काम नहीं समझेंगे, इसको कैजुअल लेंगे, मैं समझता हूं बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। आज भी मैं इस बात पर क्लियर हूं कि लीडर ने अब बॉल हमारी कोर्ट पे डाल दी है। हमारे मिनिस्टर्स हो, हमारी टीम हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हो, सब परफॉर्म करेंगे, हम विन विन सिचुएशन में। आखिरी जुमला मलिक साहब, आप कहना चाहिए कि पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब आने वाला है। 40 लाख लोगों को वो सेहत कार्ड दे रहे हैं जिसमें 10 लाख का होगा। दूसरा जो लैब्स है ना, लैब जिसमें हजारों रुपए आपको, अब हर हॉस्पिटल में लैब होगी और इंटरनेशनल। बहुत अच्छी बात की मलिक साहब ने। बिलाशुबा ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मौजूदा हुकूमत की है कि हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन दूसरा बड़ा शोबा है जहाँ यकसा निसाब तालीम के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है और इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाबी होगी। लेकिन ये जो वफाकी बजट 2021-22 का है, ये बिल्कुल इस एतबार से अनोखा और छूता बजट है कि इसमें टैक्सेशन के हवाले से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि ज़्यादा टैक्स ज़रूर कलेक्ट हो, ज़्यादा लोगों को लाने की बजाय। चनाचे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कामयाबी होती है तो एक बड़ी कामयाबी होगी। पहले ही बहुत अच्छी कामयाबी हासिल हुई है कि पिछला हदफ मुकम्मल हुआ है जो इससे पहले नहीं हुआ था, और उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है वो भरपूर इसको ओनरशिप देगी, जिस तरह से कुरैशी साहब ने कहा, और मामलात बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। जनाब नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।